नमस्कार। देवभूमि के चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे समय रह गया कम, मतदान करें हम। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में पहले चरण में मतदान हुआ। राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर 83.37 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य के मतदाता कुल 55 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। सबसे ज्यादा वोटर और प्रत्याशी हरिद्वार लोकसभा सीट में है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कुल 20,35,726 वोटर है, जबकि 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके बाद पौड़ी लोकसभा सीट में 13, टिहरी में 11, नैनीताल में 10, जबकि अल्मोड़ा में 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 5 सीटों में मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। हालांकि टिहरी व हरिद्वार में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा हरिद्वार व पौड़ी सीट पर नजर लगी है। हरिद्वार में 2 पूर्व सीएम के भविष्य का फैसला होना है, जबकि गढ़वाल में इतिहास बदलने का दावा हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में साल 2014 व 19 के बाद लगातार तीसरी बार 5 सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने का भाजपा दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर योजना के सहारे जीत का दावा कर रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। इस बार डॉक्टर के मुकाबले में डॉक्टर खड़े हैं। मुझे तो कुछ लोग ये बता रहे थे कि आप इस इलाके में इसलिए हार रहे हो क्योंकि आप किसी डॉक्टर के मुकाबले कोई डॉक्टर तैयार नहीं कर पाए हो। मैं पार्टी के सभी साथियों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसे डॉक्टर को तैयार किया है जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी का भी इलाज करते हैं। इसलिए डॉक्टर के मुकाबले में डॉक्टर, और ये विधानसभा तो वो विधानसभा है जो रिकॉर्ड बना सकती है। ये विधानसभा तो ऐसा रिकॉर्ड बना सकती है कि अगर हम पिछले चुनाव के वोट देखें तो यहाँ पर जनता ने लगभग 1 लाख वोट दिया था। अब तो मैं सरों पर सम्मान और पगड़ी देख रहा हूं। जो परंपरागत कहीं और वोट डालते थे, इस बार मैं इनकी राजनीतिक चेतना का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि पगड़ी और सम्मान के साथ इस बार साइकिल की मदद करने जा रहे हैं। ये 10 साल बाद बीजेपी के लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं और इनके होर्डिंग देख लो। जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, दूसरा चेहरा होर्डिंग से गायब है। जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है गाजियाबाद में, नोएडा में या देश के कोने कोने में, कहने का तो डबल इंजन सरकार है, लेकिन एक चेहरा है, दूसरा चेहरा गायब है। और जब वोट डालेंगे यहाँ के लोग तो जो चेहरा अकेला होर्डिंग पे दिखाई दे रहा है वो भी गायब हो जाएगा। और इस बार तो गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक सफाया होने जा रहा है। और बुलंदशहर से अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सत्ता पक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और देवभूमि के चुनावी दंगल में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में साल 2014 व 19 के बाद लगातार तीसरी बार 5 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने का भाजपा दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर योजना के सहारे जीत का दावा कर रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। चरण के तहत उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में हो रहे मतदान के लिए मतदान की प्रक्रिया चली। देवभूमि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है।
हालांकि टिहरी और हरिद्वार में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, जहां टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रहा है, जहां राज परिवार की पारंपरिक इस सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह चौथी बार चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इस सीट से सबसे ज्यादा चर्चा युवा प्रत्याशी बॉबी पवार की है। युवाओं के भरोसे बॉबी पवार इस बार इतिहास रचने का दावा कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार सीट की बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर भाजपा कांग्रेस के सामने बसपा और निर्दलीय ने भी मुकाबला दिलचस्प बनाया हुआ है। बता दें कि भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार में प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बसपा से उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक जमील अहमद और हरिद्वार जिले की खानपुर सीट से विधायक उमेश कुमार बतौर निर्दलीय चुनाव को दिलचस्प बनाए हुए हैं। मतदान लोकतंत्र में बहुत बड़ा पर्व है और आज इसमें हमने भी आहुति डाली है। मैंने अपना वोट डाल दिया है। मतदान न सिर्फ हमारा कर्तव्य है, न सिर्फ अधिकार है, बल्कि कर्तव्य भी है और सबको वोट करना चाहिए। और मैं जनता से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने इच्छा अनुसार अपने नेता को चुनें। आज बदलाव की बयार है, पूरे देश में बदलाव के बयार बह रही है और इस बयार के नायक हैं राहुल गांधी जी। आज लोग त्रस्त हो चुके हैं 10 साल के डबल इंजन के कुशासन से। इस बार बदलाव आ रहा है। यदि उत्तराखंड में ये वोट जिस तरीके से हो रहा है वो कुछ इंडिकेटर है तो बदलाव निश्चित है और लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। ये प्रथम चरण में अभी ये महसूस शायद उतनी प्रचंड वेग से नहीं हो रहा है। जब द्वितीय तृतीय चरण में चुनाव आएगा तो फिर ये आंधी के तौर पर होगा। शायद भाजपा वाले जो है बस्ता लगाना भी तब भूल जाए। आपको बता दें कि टिहरी और हरिद्वार में जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पौड़ी लोकसभा सीट पर राज्यसभा सदस्य रहे और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से है। इस सीट पर भाजपा के स्टार प्रचारकों ने पूरा जोर लगाया। माना जा रहा है कि गोदियाल यहां बलूनी को अच्छी टक्कर दे रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा सीट की बात करें तो भाजपा से अजय टम्टा के सामने कांग्रेस के प्रदीप टम्टा चुनावी मैदान में है। इस सीट पर मतदाताओं की खामोशी से सभी घबराए हुए हैं। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर भाजपा के अजय भट्ट का सामना कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी से है। अजय भट्ट केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री रहे और दूसरी बार इतिहास दोहराना चाहते हैं, जबकि प्रकाश जोशी पहली बार कोई चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए हुए हैं। कि आप सब लोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए और अपनी बेहतर भविष्य के लिए सभी लोग मतदान करें। ये आवश्यक है कि सब लोग लोकतंत्र के इस पर्व में बड़ी धूमधाम से जोश खरोश के साथ हिस्सा लें और मतदान करें। ये मतदान इसलिए आवश्यक है कि ये भविष्य की नींव का आधार बनता है और इसलिए आवश्यक है कि आप सब लोग मतदान करें। मैं स्वयं आज सुबह मेरे बूथ पर प्राथमिक विद्यालय भटकोट में मैंने मतदान किया और मेरे साथ मेरे पूरे परिवार ने किया। सभी हमारे कई लंबी लाइनें वहाँ पर लगी हैं। आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोक पर्व यानी कि मतदान का दिन है और हम सबसे ये आग्रह करते हैं कि आज बड़ी संख्या में मतदान करें। हमारे युवा साथी, माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग बड़ी संख्या में निकलें और मतदान करें। हम लोग शुरू से कहते रहे कि पहले मतदान फिर जलपान, तो इसलिए आप लोगों से ये आग्रह कि पहले मतदान के लिए निकलें। देखिए, मैं तो हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र के, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे जहाँ वोट हो रहे हैं, जहाँ आज मतदान है, सभी क्षेत्रों के जागरूक मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। देश की सत्ता बदलने का, सरकार बदलने का नहीं, मैं कहूँगा ये देश की तकदीर बदलने का एक नई कहानी लिखने का पर्व होता है। और अधिक से अधिक संख्या में 100% लोग घर से बाहर निकलें
और भारी मतदान करें। जैसा माहौल देखा मैंने और जैसा सभी जगह है उत्तराखंड समेत पूरे देश में, तो जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है वो सत्य होने जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और अभी ये भी लगा इस बार कि जो भी वोटर हैं वो मुखर होके इस बार मोदी जी के पक्ष में बोले। कभी वोटर इतना मुखर नहीं होता है। इस बार पहले ही अंदाज लग रहा था कि वोटर क्या करने वाला है, नहीं तो और बार गुमसुम रहता था। 122 पंचायत घर मतदान स्थल मेरा है। मैं अभी मतदान करके आया हूँ। मैं सपत्निक गया हूँ, अभी मेरी माताजी भी आ रही हैं। और ये मेरा गांव का बूथ है, अब नगर पालिका में आ गया है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मेरे पास फ़ोन से बात हो रही है, चारों ज़िलों में 14 विधानसभा में काफ़ी अच्छी मात्रा में लोग अपना मतदान का उपयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2024 का लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में एक ओर जहां भाजपा तीसरी बार हैट्रिक मारने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दे के सहारे सत्ता में आने का दावा कर रही है। देखना होगा 2024 का चुनावी परिणाम किसको जीत का स्वाद चखाता है और किसको हार से सामना कराता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो आज 5 लोकसभा सीटों पर लोगों ने मतदान किया है, अपने मत का प्रयोग किया है। जहां एक और अगर हम विपक्ष की बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष ने लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए, तो वही सत्ता पक्ष विकास को लेकर वोट अपील करती हुई नजर आई थी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुनीता प्रकाश जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी है। रतनमणि डोभाल जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित घेड़ियाल जी, समाज सेवी है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सुनीता प्रकाश जी, लोकतंत्र के महापर्व का आज आगाज हो गया है और आज उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान भी हो गया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, ये बहुत ही हम सबके लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि आज लोकतंत्र पर्व मनाया जा रहा है और ये संवैधानिक अधिकार है। संविधान से हम सबको अधिकार मिला है कि हम जा करके अपना मत दें और एक अच्छी सरकार बनाने में अपना योगदान दें। तो अभी जितना भी समय बचा है, मैं आपके चैनल के द्वारा जो है अपील करूंगी लोगों से कि आप प्लीज घर से बाहर निकलें। आपको जिसको वो देना दें, लेकिन आप अपने अधिकार का उपयोग करें, इसको आप बेकार न जाने दें। और दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो है एकजुट होकर के एक अच्छे प्रत्याशी हमें राज्य को दिए हैं। जैसे कि आपने भी कहा, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा और भू कानून, जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, भू कानून है, राजधानी हो गई, ये ढेर सारे मुद्दे हैं। क्योंकि पहली बार ही जो है हमारे राज्य उत्तराखंड में जो है बेरोजगारों के ऊपर लाठियां चली है। महिला के रूप में अंकिता भंडारी बहन के लिए हम लोग सड़कों पर हैं, पूरा राज्य, इसमें एक पार्टी नहीं, सारे उत्तराखंड के लोग सड़कों पर हैं बेरोजगारी के लिए, भू कानून के लिए, बहुत सारे मुद्दे। उसके बाद भी ये तो अब जनता ही के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देती है। लेकिन वो जिसको भी अपना आशीर्वाद देगी, हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मेरे ख्याल से आप पार्टी तो जिता देंगे, लेकिन लोकतंत्र यहाँ पे जो हाथे पे जाएगा, ये भी भाजपा द्वारा से आपकी है। क्योंकि 10 साल में जो जिस परिकल्पना के साथ में जो है लोगों ने जनाधार दिया, इनको प्रचंड बहुमत की सरकार दी इनको, मेरे ख्याल से ये मुझे राजनीतिक दल होने के नाते नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते, उत्तराखंडी होने के नाते मुझे लगता है कि जिस तरह का इनका रिपोर्ट कार्ड 10 साल का होना चाहिए था, वो मेरे ख्याल से नहीं मिला है। हमारे राज्य उत्तराखंड को तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जो है केंद्र के द्वारा दिया गया। आप देखिए, जैसा कि मैंने बोला सिलक्यारा, वो तो अच्छा हुआ कि वो चैनल बंद हो गई, तो हमें पता लगा नहीं तो भविष्य में आने वाले समय में सारे चैनल उसी तरह से बनते और पता नहीं कितनी बड़ी आपदा हमारे उत्तराखंड में आती। वो तो बौखनाथ बाबा का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिस तरह से जो हुआ हमारे एक तो सुरक्षित निकले, सारे के सारे वो चमत्कार था। और जो है आपकी भाजपा सरकार की जो नाकामियां थी वो सामने आई है। मैं गिनाना नहीं चाहती हूँ कि क्या लोकतंत्र का पर्व है और जनता के ही पास हम लोगों का सब केस है। सारे जितने राजनीतिक दल हैं, सारे प्रत्याशी हैं, जनता के ही द्वार पे हैं। जनता जिसको अपना मतदान दे, जिसको अपना आशीर्वाद देगी, उसी को हम उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे।
सहर्ष स्वीकार करेंगे या ईवीएम को दोष देंगे? नहीं, देखिए ईवीएम को तो दोष नहीं। देखिए अभी आपने देखा है कि एक बहुत बुजुर्ग हैं, आपके चैनल से किसी चैनल में देखा मैंने, उन्होंने ईवीएम को तोड़ दिया। तो सिख भाई थे, हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने उठाई और ईवीएम को तोड़ दिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लोग बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि गरीबों को कुछ नहीं मिला है। अब महंगाई देखिए ना, लोगों का खाना, रसोई चलाना महिलाओं को मुश्किल हो गया है। अब पता नहीं, हम तो भगवान की कृपा से ठीक ठाक है, लेकिन उन गरीब चूल्हों को देखती हूँ कि वो एक टाइम खाना खाने के बाद दूसरी बार उनके पास खाने के लिए उनके घर में राशन है भी कि नहीं है। ठीक है, गरीबों को आपने फ्री राशन दिया, लेकिन हम जैसे जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए बच्चों की पढ़ाई देखना, उनको घर देखना, पढ़ाई देखना, पहनना ओढ़ना 10 चीजें होती है। समाज में उनका एक प्रतिष्ठा भी होती है कि शादी ब्याह में जाना आना वो किस तरह करते हैं, वो तो वही जाने। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी सरकार आए, इनकी महंगाई को जरूर कम करे और बेरोजगार किसी घर में ना हो। क्योंकि देखिए आप, हमारा युवा आज घर में बैठा है। ठीक है सुनीता जी, वापस आते हैं, बाद विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। जपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। जपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लोकतंत्र के महापर्व का आज आगाज हो गया है, मतदान लोगों ने कर दिया है, क्या लगता है? देखिए, आज का दिन भारतवर्ष की जनता और प्रत्येक राज्य के निवासी के लिए अपने एक बहुत महत्वपूर्ण, जो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार, नई सरकार चुनने की होती है। और नई सरकार या किसी राजनीतिक दल को उसे वोटर चुनता है जिसके ऊपर उसे भरोसा होता है, जहां से उसे उम्मीद होती है। वो उसका पिछला रिपोर्ट कार्ड भी देखता है, पिछले कामों का आकलन भी करता है और उसी के आधार पर वोट देता है। हमारे विपक्षी साथियों ने पिछले इतने दिनों से, हम सब लोग डिबेट्स में बैठ रहे हैं और डिफरेंट इश्यूज के ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन फाइनली वोट वहां जाना है जहां भरोसा होगा, जहां वोटर को उम्मीद होगी और जो राजनीतिक दल काम करेगा। तो आज पूरे देश ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के ऊपर भरोसा जताया है और तीसरी बार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आज शुरुआत हो चुकी है। अभी अनेकों चरणों का और अनेकों राज्यों में, लेकिन ये जो पहले चरण से जो एक फीडबैक निकल के आ रहा है और वोटरों का जो रुझान निकल के आ रहा है, और इसमें सबसे बड़ा रुझान ये भी निकल के आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है वो तो है ही, लेकिन विपक्षी दलों के वोटर भी अपने लीडरशिप पे भरोसा ना करते हुए, बढ़ते हुए भारत और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भरोसा जताते हुए दिखे। तो निश्चित तौर पर ये विकासशील से विकसित होते भारत के अंदर एक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक चेतना का स्वर्णिम युग है जो देश को बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है, वापस आएंगे। उदित घड़ियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदित जी, आज मतदान हुआ और सबके अपने अपने मुद्दे हैं। सत्ता पक्ष जहां एक और विकास को लेकर बात कर रही थी, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर बातचीत कर रही थी। क्या कहना चाहेंगे? जनता का क्या मूड आपको लगा, क्या नजर आता है, या क्या बेसिक उत्तराखंड में नीड है? देखिए, एक मुद्दा किसी ने अभी तक उसकी चर्चा नहीं करी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है जो इस बार हुआ है। अब वो गलती किसकी हुई है समझ में नहीं आता। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस पे हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं ताकि हर वोटर वोट कर सके, और ये किसी दल के लिए नहीं, संपूर्ण व्यवस्था के लिए है। लेकिन शायद किसी ने इस चीज पे गौर नहीं करा कि कल और आज ये तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, और हमारे धर्म का, हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा महापर्व होता है वो शादी होती है किसी के घर की। कल और आज सबसे ज्यादा शादियां हैं, और मैं बात करूंगा केवल पहाड़ की, तो पहाड़ में आजकल जो शादियों का प्रचलन है वो दिन का हो गया है, क्योंकि रात की व्यवस्थाएं नहीं बन पाती हैं। अब उस मेरे कई जान पहचान के हैं जो वोट करना चाहते थे और उनमें संख्या कई सौ में है, तो अगर मैं कई सौ शादियां मानूं उत्तराखंड में और हर शादी में मैं 200 लगाऊं तो 20-25 हजार वोटर नहीं वोट डाल पाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी थी कि जब इस लोकतंत्र के महापर्व का आगाज कर रहे हैं तो शादियां तो 6-6 महीने पहले तय हो चुकी हैं,
तारीखें भी मालूम है कि किस दिन सबसे बड़ा साया है क्या है, तो उसको कंसिडर करना चाहिए था। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे परिवार के लोग हैं जो वोट करना चाहते थे, उनका मन था, क्योंकि देखिए ये 5 साल में एक बार आता है और उनकी इच्छाएं होती है। तो मेरा इलेक्शन कमीशन से आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो जिसमें कि जो लोकतंत्र में हिस्सा बनना चाहते हैं और वो वोट ना कर सकें। बहुत सारे पहाड़ के लोग हैं, बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जिनकी इच्छाएं होती हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए या तिथियों का। अब जहां तक सवाल हुआ वर्तमान में आज की डेट में, तो देखिए दोनों पक्ष विपक्ष दोनों अपना मजबूत दावा पेश कर रहे हैं। पक्ष के पास जो अभी वर्तमान में सरकार है उसके पास उसने जमीनी उस पे काम करा है काफी, तो वो उसको जनता तक ले जा रहे हैं। जो विपक्ष है वो बताना चाह रहा है कि हम और कुछ करेंगे, उनके पास एक अलग अलग मुद्दे हैं। ये तो चुनावी अब 2-4 जून को पता चलेगा कि किसका दावा ज्यादा जोरदार था। ठीक है, वापस आएंगे। रतन मणि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन मणि जी, क्या एनालिसिस किया है आपने? मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक और जहां कांग्रेस और बीजेपी का लग रहा है कि कांटे की टक्कर है, और साफ तौर पर जहां इस बार आपने कहा था, मुझे याद है कि सुबह जब चर्चा हो रही थी तो आपने कहा कि विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो अब कहीं ना कहीं सुनाई दे रहे हैं, और विपक्ष का जो मुद्दे उठाने का तरीका है वो कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई पड़ रहा है। तो फिलहाल क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, फायदा नुकसान तो 4 जून को ही आपको आप बता पाएंगे, हम भी उस पर उस दिन चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे लिए ये खुशी की बात है कि काफी लंबे मतलब 10 साल ये मोदी शासन के बाद हम लोगों के सवालों पर चर्चा कर पाए हैं। नहीं तो बीच में फिर 2 जो चुनाव मैंने जैसे बताया कि 14 का चुनाव तो गुजरात मॉडल पे हो गया, 19 का चुनाव पुलवामा के घटना पर हो गया है, और बाकी सब मुद्दे उसमें गायब हो गए हैं। ये चुनाव 2024 का चुनाव ऐसा है कि जो हमारे दर्द हैं, जो लोगों के सवाल हैं जिनसे वो जूझते रहे 10 साल में, उन पर वो चर्चा में पब्लिक में आए हैं, उन पर चर्चा हो रही है। और जो सत्ता पक्ष है वो थोड़ा वो भी उसमें शामिल हुआ है, वो बचाव की मुद्रा में भी है, क्योंकि वो समस्याओं से वो इनकार नहीं कर सकते जो 10 साल से सत्ता में जो मुंबई समस्याएं खड़ी हैं। तो ये अच्छा बात है। मैं एक इसमें ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि जैसे हम उम्मीद करते थे कि वोटिंग परसेंटेज जो उत्तराखंड में हम लोग राष्ट्रीय औसत में 65 उत्तराखंड रहता है, हम कोशिश ये थी कि ज्यादा उसको वो जो पिछड़ापन है हमारे वोट डालने का वो खत्म होना चाहिए। लेकिन वो जो अभी तक जो रुझान है उससे नहीं लग रहा है। एक दूसरा ये लग रहा है कि थोड़ा चमोली वगैरह में सुबह बारिश भी हुई है, उसका भी कुछ असर मतदान पर हुआ है। लेकिन अच्छा ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के को ये सीधे अब अपने बचाव में आना पड़ा है। जब लोकल में सवाल आए हैं, जनता के सवाल है, बेरोजगारी का सवाल मुखरता से उठा है, एक युवा जो उसमें संघर्षरत रहा है, जेल में रहा है, उसके साथ किस तरह से युवा खड़ा हुआ है, तो वो सवाल तो आया है लोगों के बीच में कि हाँ ये, और ये आंकड़े बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट है 83% युवा बेरोजगार है हिंदुस्तान में, 9 लाख से अधिक बेरोजगार यहाँ उत्तराखंड में घूम रहे हैं। ये सवाल लोगों के बीच में आए। एक मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव साइन है कि अगर वो राजनीति के एजेंडे में अगर चीजें आ रही हैं, उन पर चर्चा हो रही है, तो वो चर्चा जब होगी, लोकतंत्र में यही तो है कि चीजों पर एजेंडे में आ रही है, चर्चा हो रही है, तो उसका समाधान भी ढूंढा जाएगा। और जो भी जीतेगा या कौन विपक्ष में आएगा, जीतेगा जो भी, जिसकी सरकार बनेगी, लेकिन वो उनसे भाग नहीं सकता। सिर्फ भागने का अभी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अब मैं सुन रहा था वो जो
पूरे मीडिया पर वाले हाल मीडिया में वो कहीं दिखाई नहीं दिए। अनुज गढ़वाल में आए हैं, उनको भी अंततः उनके पास से यही चारा निकला कि आपका वोट जो है वो सीधा मोदी जी को जाना है। ऐसे मैं अल्मोड़ा में सुना था अजय टमटा जी वो कह रहे हैं कि मेरे से आपकी नाराजगी हो सकती है, सब कुछ होता है, लेकिन आपका वोट सीधा आप बटन दबाएंगे सीधा मोदी जी के पास जाएगा। तो इनके पास एक ऑप्शन है ये कि सीधा मोदी जी के पास जाएंगे। इससे मतलब ये होता है कि आपके जो 10 साल से जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने कभी मुंह खोला ही नहीं है इन सवालों पर। इसका मतलब ये भी तो है ना रतन मणि जी कि वहां के लोगों ने काम नहीं किया लेकिन मोदी जी ने किया है। हाँ, वो मोदी जी के नाम पर तो चल रहा है। मोदी जी ने अपने एजेंडे पे काम किया है ना। राज्य का भी कोई एजेंडा होता है। राज्य की हम जो उत्तराखंड राज्य बना है इसलिए बना था कि लखनऊ में और दिल्ली में बैठ के उत्तराखंड के जो भौगोलिक परिस्थितियां, जो स्थितियां विकास के जो कैसे बनने चाहिए उसके हिसाब से इसलिए राज्य बनेगा। तो हम उस पर सोचेंगे हम और उस ढंग से हम विकास कर पाएंगे, चीजों को खड़ा कर पाएंगे। पर्यावरण का सवाल है, पानी का है, बिजली का, ये सारी चीजें वो रहेंगी। लेकिन उस राज्य सरकारों को चाहिए, सरकार रही चाहे कांग्रेस की सरकार रही, इनका कोई विजन ही नहीं है अभी तक 24 साल में कि राज्य सरकार को क्या करना है। ये अभी तक हमें तो कम से कम पता नहीं है। और पता होता तो हमारी राजधानी होती। और प्रधानमंत्री यहाँ आ गए, गृह मंत्री यहाँ आ गए, रक्षा मंत्री यहाँ आ गए, और ये 24 साल के बाद भी आप ये बता नहीं रहे कि आपको हम राजधानी दे रहे हैं। कैपिटल जिस राज्य का 24 साल में कैपिटल नहीं है, उसके विकास क्या है, उसका विजन क्या हो सकता है। राज्य सरकार जो केंद्र दे रहा है ये तो उसको भी नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी लोगों को नहीं बता पा रहे हैं कि केंद्र ये योजना आ रहे हैं, वो खाली डपली बजा रहे हैं। लेकिन ये इस बार ये हुआ है कि लोगों के बीच में लोगों के सवाल हैं, और उन सवालों पर चाहे अंकिता भंडारी का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, और बलूनी जी को कहना पड़ा कि हम रिवर्स पलायन करेंगे। ये तो त्रिवेंद्र रावत भी रिवर्स पलायन ला रहे थे, और रिवर्स पलायन के लिए उन्होंने 1,25,000 करोड़ का इन्वेस्टर समिट भी किया कि निवेश आ गया। एक पैसा कहाँ है, कहाँ इन्वेस्टर हुआ। आपने तमाम जो भूमि के लिए खरीद के लिए पूरे चौखट दरवाजे खोल दिए थे, कहाँ है वो, कहाँ उद्योग लगा रोजगार के लिए। फिर मैं दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री आईडीपीएल में आए, जो जीवन रक्षक दवाओं का पब्लिक सेक्टर का उद्योग था। मैं तो ये सोचता था कि प्रधानमंत्री कहते कि ये चिमनी में जो धुआं नहीं है आईडीपीएल के, मैं इसके चिमनी में धुआं लाऊंगा, और वो धुआं आता तो यहाँ के लोगों को कुछ रोजगार मिल गया होता। लेकिन ये अगर उन्होंने नहीं कहा, कहते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कहा तो भी लोगों के जहन में तो आया कि प्रधानमंत्री ने नहीं बोला कि हमारा आईडीपीएल की क्या हालत है। और ये वापस आते हैं रतन मणि जी, वापस आते हैं जपेंद्र जी। रतन मणि डोभाल जी हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रदेश के, और ये बेहतर जानते हैं, और मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करके ये कहीं ना कहीं एक सार्थक विपक्ष की भूमिका विपक्ष तो निभा नहीं पा रहा, लेकिन हमारे रतन मणि डोभाल जी जैसे साथी निभाते। तो रतन मणि जी, हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आज देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं आजादी के बाद जिनकी जनता के प्रति जवाबदेही है। आप कहते हैं कि जनप्रतिनिधि जो आज चुनावी मैदान में है वो मोदी जी के नाम से वोट मांगते हैं। अगर इसे पॉजिटिव वे में देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि जो जनप्रतिनिधि आज चुनाव मैदान में हैं उनकी जवाबदेही नहीं है जनता के प्रति? की जवाबदेही है, और उसकी मॉनिटरिंग डायरेक्ट प्रधानमंत्री करते हैं। और जब प्रधानमंत्री अपने आप को देश के हर नागरिक से कनेक्ट कर रहे हैं और देश का हर नागरिक उनके साथ कनेक्ट हो रहा है, और वो अपनी इसे एक नैतिक जिम्मेवारी समझते हैं, एक अपनी जवाबदेही समझते हैं, और वो अपनी जिम्मेवारी मानते हुए कहते हैं कि आपका वोट मोदी जी को और आपके प्रति जवाबदेही मोदी जी की। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि जो जनप्रतिनिधि आज मैदान में है उनकी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, वो काम नहीं करेंगे या वो काम नहीं कर रहे हैं? छोटी से छोटी विधानसभा और बड़ी से बड़ी लोकसभा सब माननीय प्रधानमंत्री जी की मॉनिटरिंग के दायरे में रहती है। जपेंद्र जी, ये जो वोटिंग परसेंटेज कम रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? लगाव है जपेंद्र जी, उस लगाव के तहत वो बार बार कहते हैं, तो हमें उन चीजों का सम्मान करना होगा।
हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करना होगा। हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के भावों को और उनकी कार्यशैली को सम्मान देना होगा। वो जो कुछ कर रहे हैं इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए कर रहे हैं, देशवासियों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जबेन जी वापस आएंगे, वोटिंग परसेंटेज पर भी बात करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चौल हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के चुनावी दंगल में आज हम बात कर रहे हैं। आज लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हुआ। पहले चरण में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। आपको बता दें कि अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो अब तक केवल 3 बजे तक की अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 45.62% मतदान हुआ है। वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा। कई ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां पर 11 लोगों ने ही मतदान किया, 6 लोगों ने ही मतदान किया। इसके पीछे के कई कारण, जैसे कि अभी चर्चा में भी उदित जी बता रहे थे कि ये एक बड़ा कारण भी था कि शादियों का सीजन है, जो लोग वोट करना भी चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। कई लोगों ने इस पर अपनी भागीदारी इस वजह से नहीं निभाई क्योंकि उनको किसी को भी वोट नहीं देना था। ये तमाम चीजें देखने को मिली। चुनाव से पहले ही बहिष्कार की बहुत खबरें आ रही थी कि हम बहिष्कार करेंगे। जपेंद्र जी, वोटिंग प्रतिशत पर क्या कहना चाहते हैं? 3 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो सिर्फ 45.62% ही मतदान हुआ। उम्मीद है कि इस चुनाव में कम से कम जब वोटिंग के अंतिम चरण का समय नजदीक आएगा तो उत्तराखंड के अंदर 60% से अधिक मतदान होने की संभावना है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि समय और मौसम में भी परिवर्तन आया है और कुछ चीजें जो अभी हम ऑन स्क्रीन सब लोग डिस्कस कर रहे थे, निश्चित तौर पर वो कारण भी प्रभावी हो सकते हैं। लेकिन इस वोटिंग प्रतिशत 100% रहेगा और इस प्रतिशत की तो और देखते हुए ये बिल्कुल तय है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिल्कुल भी हावी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में जो जनता का भरोसा है वो पूरी तरह से नजर आ रहा है और विपक्ष कहीं ना कहीं जनता के द्वारा नकारा जाता दिखाई दे रहा है। तो अभी तक का तो आंकड़े यही इशारा करते हैं। ठीक है, अगर सुनीता जी बात करें तो पौड़ी सीट को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं तेज है कि गणेश कोदियाल जी बाजी मार सकते हैं, जैसा इससे पहले देखा जा रहा था। और गणेश कोदियाल जी काफी मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। पहले भाजपा और कांग्रेस में था, लेकिन अभी वो मामला त्रिकोणीय है। देखिए, यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अभी तो हम जनता के द्वार पे, लेकिन मैं डोभाल जी की बात पे जरूर बात करना चाहूंगी कि जो दर्द डोभाल जी का है वो हर उत्तराखंडी का जो पहाड़ी है, पहाड़ी का दर्द है, जो उनसे बयां किया है। बिल्कुल आप देखिए, आप मोदी जी के नाम पे वोट कीजिए, लेकिन कम से कम सांसद में आवाज, अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की आवाज उठाने का तो आप कर्तव्य, दायित्व जो आपको यहाँ की जनता जिता करके भेज रही है, चाहे वो मोदी जी के नाम के लिए। लेकिन जब आप वहाँ संसद में जाते हैं तो ये क्या आपको नहीं, आपका दायित्व बनता है कि आप अपने राज्य की, अपने क्षेत्र की समस्या वहाँ पे उठाएं, मोदी जी के संज्ञान में डालें। आपने वो काम कुछ भी नहीं किया और उसके बाद भी 10 साल के बाद आप यही कह रहे हैं कि आप मोदी जी के नाम पे आप वोट दीजिए। मैं पूछना चाहूंगी जितेंद्र भाई कि आप मुझे एक भी काम ऐसा बता दीजिए जो पूरा उत्तराखंडी के लिए रहा हो। मेरे ख्याल से राजधानी एक बहुत ही ज्यादा एक आवश्यक चीज थी हमारे पूरा उत्तराखंड के राज्य के लोगों के लिए। उसमें आपने 10 साल प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बाद में आपने उसमें कुछ नहीं किया। बेरोजगार क्यों आपके सड़कों पे हैं, सीबीआई की मांग रहे, आपने प्रचंड बहुमत होने के बाद भी जो आप हर चीज की सीबीआई की जांच भेजते हैं, बच्चे जब आपसे गुहार लगा रहे हैं। सुनीता जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड का ये जो मुद्दा राजधानी वाला है, ये विधानसभा चुनाव के लिए बेहतर था? देखिए, ये मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा हमारी ये क्या केंद्र का मसला है? ये तो राज्य की परेशानी है ना। राज्य के लोगों ने क्या किया? ये अटल जी का काम था। जब राज्य बना था जब हमारा, तो ये वहीं से राजधानी घोषित होती है, यहाँ की राज्य की नहीं होती है। अटल जी मेरी बात सुन, 1 मिनट रुक जाइए ना। सुनीता प्रकाश जी, ये बताइए कि अटल जी ने कोई काम नहीं किया, ठीक है, उसके बाद क्या आप सत्ता में नहीं रहे? ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आई?
आज राज्य को अगर राजधानी नहीं मिली 24 सालों में, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार कैसे है? मुझे ये बताइए सुनीता जी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। मैं नहीं मानूंगी बिल्कुल भी कि भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है, आप भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल नहीं, आज प्रचुर मोहन की सरकार है 10 साल से, और पूरा का पूरा इन्हीं का दायित्व बनता है। कहीं भी कांग्रेस सरकार या अन्य पार्टी से नहीं आती है। ये काम था जब अटल जी ने राजधानी भेजी, तो ये इनको सबसे पहले मौका मिला था और यहाँ पे सत्ता काबिज करने का। इन्होंने ये सब आवाज उठाई। जब झारखंड में राजधानी का मुद्दा नहीं है, बीजेपी को मौका मिला, बीजेपी ने नहीं किया, बीजेपी ने उसको मुद्दा बना दिया और उसके बाद उस मुद्दे को आपने और बड़ा मुद्दा बना दिया, और ये सालों सालों से चला आ रहा है। आप अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कहा जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस उत्तराखंड में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, तो क्या आप इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, और हमने नहीं किया तो अब वो नहीं कर रहे हैं, और इसमें परेशान जनता हो रही है? आप कुछ भी बात करें, हमारा कोई मतलब ही नहीं बात करने का। जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बिठा दिया था और इनको प्रचंड बहुमत दिया ताकि ये सारे मुद्दे साफ कर सके, राजधानी सके, भू कानून दे सके। और इन्हें 10 साल में किया क्या? सिर्फ सड़क, जनता जो सड़कों से आई है, और आज जो हमारी पहाड़ी जो है खासियतें हैं, न राजधानी न आप मूल निवास, जो बहुत जो है बाहर के लोग यहाँ के हावी हो गए हैं, सारी रोजगार जो है बाहर के लोगों को मिल रहे, और पलायन कोरोना काल में, मैम आप बोल रही है ना, कोरोना काल में कैसे बहुत काम किया, सारा वापस हो गया था, सारे कोरोना काल में पलायन रुक गया था, सारे लोग अपने वापस आए थे, इन्होंने एक भी रोजगार देने का काम नहीं किया, सारे के सारे लोग वापस चले गए। कि तो इनकी नाकामी नहीं है, ये क्या कांग्रेस सरकार को कोरोना काल इनके टाइम पे आया है ना? सारे प्रवासी अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में आ गए थे, ये उनको रोजगार नहीं दे पाए, उनको रोक नहीं पाए, जबकि एक कोरोना काल इनको एक अच्छा मौका मिला था कि अपने राज्य के लोग यहाँ रोकते, रोजगार देते, और ये पलायन का जो मुद्दा कम से कम ये लोग सॉल्व कर सकते थे। वो पलायन आज बिल्कुल नहीं, आज हमारे सारे बच्चे जो बाहर है और बाहर के लोगों को यहाँ पे जो काम मिल रहा है। चलिए ठीक है, जपेंद्र जी जवाब देंगे, उसके बाद उदित गेड़ियाल जी मैं आपके पास आती हूँ। जपेंद्र जी, राजधानी एक बड़ा मसला है उत्तराखंड का, मूल निवास, भू कानून और इन सब मसलों पर आपने 10 साल कुछ नहीं किया, ऐसा कांग्रेस का मानना है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम ना किया होता, शुरुआत ना की होती, अपने किए हुए वायदों पूरा ना किया होता, जो आज वायदे किए गए हैं पिछले चुनाव में विधानसभा में उन्हें पूरा करने की दृष्टि से कदम आगे ना बढ़ाए गए होते, तो दोबारा उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनती। और आज भी स्थिति वही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीतियों के ऊपर जनता को भरोसा है, वोटर को भरोसा है, उम्मीद है, और ये भरोसा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सब मुद्दों के ऊपर काम कर रही है। उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड को मुद्दा विहीन बनाकर और उत्तराखंड को एक विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ विकसित प्रदेश के, मॉडल प्रदेश के में खड़ा करने का अगर ये दम किसी में है तो ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। इसीलिए विधानसभा में चुनी गई सरकार द्वारा, और इसीलिए तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार चुनी जानी है। अब हमारी सुनीता बहन को भरोसा ना हो तो वो भरोसा तो हम इन्हें जता नहीं सकते, इन्हें मजबूर नहीं कर सुनीता जी बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज, रुक जाइए। अब पते की बात हम कह रहे हैं, तो जिन कांग्रेस को या अन्य विपक्षी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नहीं नजर आ रहा और भरोसा है कि इस देश को विकसित राष्ट्र की तर्ज पर, उत्तराखंड को विकसित राज्य की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी आगे ले जा सकती है, तो वो सब आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। और ये तो अब शुरुआत भर है, चुनाव के बाद आप देखिएगा कि देश किस गति से आगे दौड़ता हुआ नजर आता है, और ये आप लोगों को भी महसूस। ठीक है उदित गेड़ियाल जी, ये जो मुद्दे भी बताए गए, जिस तरीके से मूल निवास, भू कानून और राजधानी के जो मुद्दे चले आ रहे हैं सालों से, आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा जिम्मेदार या कौन कम जिम्मेदार? क्योंकि जिस तरीके से ये लड़ाई चली आ रही है कांग्रेस बीजेपी की, और सालों से चली आ रही है, 24 साल हो गए फिर भी हम इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान में अगर आप देखें जो आज वोटिंग चल रही है, उसमें 5 सीटों में जो
चेहरा है वो एक ही चेहरा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो उनके कार्य हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो बद्रीनाथ, केदारनाथ और बाकी चीजों का ट्रेन का काम चल रहा हो, तो ये बीजेपी इसका अपना आम जनमानस के सामने इसको रख रही है। पहली बार विपक्ष की ओर से, जैसे टेहरी है, टेहरी में एक बड़ा रोचक, इस समय पहले लग रहा था कि टेहरी में एक तरफा होगा मुकाबला, ईरानी ले जाएंगी मोदी जी के नाम पे, लेकिन बॉबी पवार ने पहली बार लोकल मुद्दे उठाए, और लोकल मुद्दे बिल्कुल उसके साथ में, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि युवा उसके साथ में बहुत बड़ी तादाद में लग गया है। अब वो कैसा कन्वर्ट करता है, वो जीत में कन्वर्ट करता है नहीं, या आगे का देखने का मुद्दा है, लेकिन जो रोमांच होता है चुनाव का, वो बॉबी पवार ने पैदा करा है टेहरी में। पौड़ी जहां तक है, पौड़ी भी लगता था कि एक तरफा होगा, लेकिन शायद गणेश गोदयाल ने लोकल मुद्दे उठाए हैं। वो लोकल, जैसे कि कांग्रेस ने हिमाचल में करा था, लोकल मुद्दे उठाए थे, तो यहां भी पौड़ी में भी गणेश गोदयाल ने लोकल मुद्दे उठा करके थोड़ा सा इलेक्शन को रोमांचक बना दिया है। जहां तक चेहरा है, फिर भी मैं बार बार कहूंगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, वो बड़ा चेहरा है। उसके सामने आम जनमानस किस तरह से तराजू में तोलती है लोकल मुद्दे को और राष्ट्रीय मुद्दे को, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल रतन मणि जी, साइलेंट वोटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं काफी इफेक्ट करते हैं, और इस बार भी साइलेंट वोटर्स उत्तराखंड में काफी है। क्या लगता है किस तरीके की ये जो 5 लोकसभा सीटें हैं इसमें गणित है? क्योंकि एक और जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें हम, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए लगातार ये कहा जा रहा था कि वो एक सफल मुख्यमंत्री, आपने उनको नहीं माना, आप उनको सफल सांसद कैसे मान सकते हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर और भी बहुत सारी चीजें निकलकर समय समय पर सामने आई, बीच बीच में विपक्ष द्वारा कही गई। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो साइलेंट वोटर है वही तो निर्णायक वोटर है। बाकी तो सब हमने सामने है, दिख रहा है, ये भाजपा वाला है, ये कांग्रेस वाला है, वो तो सड़क पे है। जो सड़क पे नहीं है वो उसी ने तो फैसला करना है, जो वो कहाँ जाएगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। वो बड़ी संख्या है, वही निर्णायक है। वो उसको बाहर लाना, वो अभी जो कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, ये उतना मोबिलाइज नहीं हुआ है, लोगों में निराशा है। ये हमें स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस है, कि वो जनता दोनों से, उनके जो सवाल हैं वो दोनों से हैं, कांग्रेस से भी उतने ही हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी उतने ही हैं। और ये जो जपेंद्र भाई कह रहे थे, हम यही कह रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा कि आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी जैसे घोषित की थी त्रिवेंद्र रावत ने, कि और उसका जियो भी हो गया था कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी, उसका ग्रीष्मकाल नहीं आया उसके बाद उत्तराखंड में। तो वो गया नहीं, वही चले गए, वो ग्रीष्मकाल वाले ही चले गए। ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में ही होगा, खूब अच्छा होगा, और कई निर्णायक भूमिका भी वहां नजर आएगी। जपेंद्र जी देखिए, ये तो कहने की बात है, ये तो मतलब इस बात पे मैं बिल्कुल विश्वास ही नहीं करूंगी, क्योंकि पिछली बार जब 17 आहू, एक सेकंड, नहीं जपेंद्र जी पहले मेरी बात सुनिए, जपेंद्र जी सुनिए। पिछली बार भी यही आपने कहा था, मुझे आपके शब्द याद है, आपने यह ऐसे ही कहा था कि इस बार गैरसैंण में ही होगा, आप देखिएगा, कई निर्णायक भूमिकाएं हैं और ये है वो है, बहुत सारी बातें आपने करी थी। लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दिया गया कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं, बीजेपी के भी कुछ विधायक हैं जो नहीं चाहते कि गैरसैंण में हो सत्र, और इसलिए हमें देहरादून में कराना पड़ रहा है। अरे आप देहरादून को एक घोषित कर दीजिए ना राजधानी, जब सारे काम देहरादून में ही कराने, तो फिर क्यों पहाड़ का रोना है बार बार? क्यों कहना है हमको पहाड़ की जमानी काम लानी है? क्यों कहना है जब आपको करना वही है, देहरादून में ही लाकर शिफ्ट करना है? आपके सारे अधिकारी तो देहरादून में ही बैठे रहते हैं, आपके आधे से ज्यादा मंत्री देहरादून में ही बैठे रहते हैं, तो उसे घोषित करिए ना, खत्म करिए बात को। चल रहा है उत्तराखंड के अंदर प्रशासनिक कार्यशैली बदली जा रही है, और निश्चित तौर पर पर्वतीय जनपदों को उसका भविष्य में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हम उस दिन की का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जपेंद्र जी, और उम्मीद करते हैं कि 2025 से पहले हम इस पर कामयाबी हासिल कर लेंगे। रतन मणि जी,
पर हैं, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी गांववासी बेचारे आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने कितना बड़ा आंदोलन किया था कि भाई कमिश्नरी तो यहाँ से चलाओ पौड़ी से, तो बड़ा आंदोलन किया। हम कमिश्नर नहीं बैठा पा रहे हैं वहां उस पौड़ी में जहाँ कमिश्नरी है। वो कमिश्नर भी देहरादून में, वहां से फाइल आती है देहरादून में और देहरादून से फिर फाइल जाती है पौड़ी में, और वहाँ कमिश्नर नहीं है। ये कमिश्नर भी बैठेंगे पहाड़ में, बैठेंगे मुख्यालयों में, निश्चिंत रहे आप। जपेंद्र जी, बैठेंगे तो नहीं, मुझे एक बात बताइए रतनमणि जी, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया कि कांग्रेस का योगदान नहीं है, बीजेपी के पास मौका था। बिल्कुल बीजेपी के पास मौका था, बीजेपी ने काम नहीं किया, बीजेपी ने राजधानी घोषित नहीं की, बीजेपी ने भू कानून सख्त नहीं किया। तो क्या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है किसी भी चीज के लिए? इस मुद्दा को मुद्दा ही बनाए रखना, क्या दोनों पार्टियों ने ऐसा काम नहीं किया? समस्या यही है कि ये भाजपा वाले कांग्रेस को कहते थे, कांग्रेस वाले भाजपा पे थोप देते हैं, उसी में उलझा देते हैं और फिर कोई नतीजा उसका निकलता नहीं है। बात यही है, बेसिक प्रिंसिपल है कि देश में ये कोई उत्तराखंड का सवाल नहीं है। अगर आप कोई तहसील बना रहे हैं या ब्लॉक बना रहे हैं, उसका एक तय है, पहले मानक तय है कि आप जिला मुख्यालय के लिए उसका फंड निर्धारित होता है। आप राज्य बना रहे हैं तो उसके राजधानी होगी, उसका फंड निर्धारित होता है। ये उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है जिसको इससे वंचित रखा गया, और इसलिए भाजपा को इसलिए हम दोष भी देते हैं और जिम्मेदारी भी समझते थे उनकी कि जब उत्तराखंड राज्य बना तो भाजपा थी, और जब यहाँ भी फिर वो भाजपा ही शासन में थी तो नहीं बना। उसके बाद अभी भी 10 साल से केंद्र में भी भाजपा है और यहाँ भी लगभग 7-8 साल से भारतीय जनता पार्टी में, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है। आज भी वो परिसंपत्तियों का नहीं कोई हम कर पाए निस्तारण। आज भी जल में जो उत्तराखंड का पूरा जल, और वो जल में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। आपने जो वहां तय किया है वो ये किया है कि टेल से जो मिर्च के नहर है उससे 100 मीटर दूरी से उत्तराखंड का है, और उससे पहले सब आपका है। वो चाहेंगे पानी हमें देंगे या नहीं देंगे, तो हमारी किसान को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये बुनियादी सवाल है ना, ये सवालों को तो हल करना ही होगा कभी ना कभी, या इसके लिए भी लोगों को लड़ना पड़ेगा। ये तो सैद्धांतिक सवाल है, सरकारों को करना चाहिए था। जो सुप्रीम ठीक है, कोर्ट सुनीता प्रकाश जी कुछ कहना चाहती है। सुनीता प्रकाश जी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र को डायरेक्ट किया कि भाई आप बैठ के, दोनों राज्यों में विवाद है, परिसंपत्तियों का आप बैठ के इनका तय करवा लीजिए। वो आज तक न ये सरकार ने पहल की न केंद्र ने पहल की। ठीक है, वापस आएंगे रतनमणि जी, वापस आते हैं, रुकेगा सुनीता प्रकाश जी, रुकेगा जपेंद्र जी, सुनीता जी। मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, कभी भी कांग्रेस की जो है प्रचंड बहुमत दिल्ली सरकार रही है, बहुत मुश्किल था सरकार चलाना भी। ये प्रचंड बहुमत की सरकार है 10 साल से, इनके लिए कहीं भी जब ये इतने मजबूर है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कोई काम कर सकती? प्रचंड बहुमत की सरकार जब ये काम नहीं कर पा रही है। दूसरा, आप मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक मजबूत विपक्ष हो। क्यों आपको 400 पार चाहिए? आपको विपक्ष नहीं चाहिए क्या? आपको 300 में हिसाब सारे काम कर सकते हैं, तो 400 पार क्या विपक्ष को आप बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते हैं? ये क्या अच्छी बात है? विपक्ष जो है जनता के मुद्दे उठाता है, उसकी आवाज उठाता है, ये क्या लोगों की आवाज बंद कर देना चाहते हैं? यहाँ ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि जो काम आप 300 कर सकते हैं, 400 पार सिर्फ विपक्ष मोटिव सत्ता में आना है, मोटिव सत्ता में आना है, या मोटिव ये है कि विपक्ष में भी नहीं रह पाएंगे अगर 400 सीटें आ गई तो? मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। मैं जनता से निवेदन करूंगी कि देखिए, आप सरकार जिसकी बनाए, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष आपकी आवाज उठाता है, सरकार को रोकता है टोकता है तो आपकी ओर से रोकता है। क्यों आप अपने हाथ काट करके देना चाहते हैं? तो ये 400 पार का जो नारा है, ये अपने आप में एक तरफ जाता है कि आप जपेंद्र जी, आप जो है हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं विपक्ष को, जो लोकतंत्र में बिल्कुल अच्छी बात है। जपेंद्र जी, देखिए, 84 के बाद जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को 403 सीटें मिली, तब वो जायज था। आप 400 पार जाए तो वो जायज है, बहुत अच्छी बात है। तब इस देश के अंदर विपक्ष तो जोर नहीं था। 2 मिनट सुनीता बहन, सुन लीजिए। हाँ, मैं आती हूँ सुनीता जी, रुकिए। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप थोड़ा पिछले इतिहास में भी नजर मार लीजिए।
और आज जब देश की जनता अपने प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा करती है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि भैया 400 पार, क्या हमें भी आप भरोसा हम पे रखिए और निश्चित तौर पर हमें अगर भरोसा आप ताकत देते हैं तो हम दुगनी ताकत से काम करके देश को दिखाएंगे। और पिछले 10 सालों में जो हुआ है वो देश ने स्वीकारा है। तो हमारा 400 पार आपको दुखता है और अपना 400 पार आपको नहीं दुखता, तो इस देश के अंदर अगले परिसीमन के बाद देखिए, अगले परिसीमन के बाद 700 पार भी भाजपा जाएगी। अभी तो 400 की बात कही है, अगला परिसीमन सेंसेक्स कंप्लीट हो जाएगा तो इस देश में 700 पार भी भारतीय जनता पार्टी उदित जी जाएगी। इस स्टेटमेंट पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है जपेंद्र जी, अब वक्त की चुकी कमी रुकेगा। उदित घड़ियाल जी क्या कहना चाहते हैं अब की बार 400 पार पर? देखिए इसमें कोई शक नहीं, एक ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग में जो मोदी जी ने इस वक्त जो ताज पहना हुआ है उस ताज को भी हिलता हुआ दिख नहीं रहा है। कभी ये ताज इंदिरा गांधी जी के पास होता था, अब ये मोदी जी के पास है और मजबूती से बढ़ रहा है। विश्वास हो रहा है लोगों को, आम जनमानस को विश्वास हो रहा है। लेकिन जहां तक हम उत्तराखंड में आते हैं तो उत्तराखंड के मुद्दे पे मैं फिर बोल रहा हूं कि 5 सीट पे जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। विपक्ष के पास लोकल मुद्दे हैं, वो कितना असर डालेंगे अगर कहीं कुछ होता है तो वो इसका मतलब लोकल मुद्दे वाकई ही काफी गंभीर थे जिसको कि आम जनमानस ने लिया। अब एक छोटा सा मुद्दा है, एक डाडा मंडल एक जगह ऋषिकेश से 25 क्षेत्र है, आपने सुना होगा किमसार का, बहुत खूबसूरत जगह है, अंग्रेज उसे छोटी विलायत कहते थे। वहां पर 11 किलोमीटर की सड़क है जो राजाजी नेशनल पार्क से जाती है और करीब 18,000 की आबादी है। वो पिछले 24 साल से उत्तर प्रदेश के समय की नहीं बात कर रहा, तब तो लड़ ही रहे थे, आज उत्तराखंड बनने के 24 साल से वो लड़ रहे हैं उस 11 किलोमीटर की सड़क को। कच्ची सड़क है, उसमें हाथी कभी भी आ जाता है, प्रसूति वाली महिलाओं को दिक्कत है, पानी आ जाता है तो बच्चे 2 महीने के लिए कॉलेज नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते। मैं अभी कुछ दिन पहले को आया और उन सब ने कहा है कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। ये जो शब्द है बहिष्कार, ये केवल एक पार्टी की वजह से नहीं है, 24 साल में सभी ने यहाँ सत्ता में रहे हैं, काबिज रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी समस्या, तो पहाड़ की जो विषम परिस्थितियां हैं उनको हर पार्टी को समझना चाहिए और यही वोटर हैं, ये जिस दिन उदास होकर पहाड़ खाली कर गए तो किससे वोट मांगने जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने उदित घड़ियाल जी कही कि जब सबके सब पलायन कर जाएंगे तो आप वोट किससे मांगेंगे और विकास किसका करेंगे। सुनीता जी देखिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आज तो जैसे मैं बार बार ही कह रही हूँ कि हम जनता के सामने, तो हम एक दूसरे पर आरोप करें कि कांग्रेस ने किया ये नहीं किया, मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से निवेदन करूंगी कि एक मजबूत विपक्ष आप जरूर दें। हमारे गारंटी कार्ड में हमने सारी समस्याओं को अपने क्या हम देने जा रहे हैं, युवाओं की, किसानों की, नारी की, सब बातें हमने अपनी गारंटी कार्ड में लोगों के सामने रखी है। उनको भी बताया कि हमारी सरकार आई तो हम आपके हित में काम करेंगे। अब जनता की पास ये है कि मैं ये बोले कि कांग्रेस ने क्या होता है तो वो अपने ख्याल से एक हास्यास्पद बात होगी। मैं खाली आपसे अभी भी जितना समय है जनता से निवेदन करूंगी कि प्लीज अपने घर छोड़ के भी आप जाइए और एक अच्छे लोकतंत्र की जो है आप छाप छोड़िए। अपने मत का जो संविधान ने आपका अधिकार दिया है उसका आप जो है उपयोग करें, उसका जो है आप उसको वोट मत को आप खराब ना जाने दें। और चाहे आप भाजपा चाहे कांग्रेस किसी को भी आप वोट दें, पर आप घर से प्लीज निकले और जितना भी समय बचा है भारी मात्रा में आप जाकर के जो है जनसंख्या जाए और अपने मत का उपयोग। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के चुनावी दंगल में आज हम बात कर रहे थे लोकसभा की 5 सीटों पर आज मतदान हुआ उत्तराखंड की और जनता ने अपने मत का प्रयोग किया। इस बार साइलेंट वोटर्स ही हैं जो निर्णायक भूमिका में हैं, तो उसका कितना असर देखने को मिलेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल देवभूमि के चुनावी दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।